नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं कवीन सचान। शुरुआत हेडलाइंस से। 30 दिसंबर के बाद भी नकदी की नहीं होगी कमी, वित्त मंत्री का दावा। कहा एक्सिस बैंक के भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई। करेंसी की कमी पर बैंक कर्मियों ने दी आंदोलन की चेतावनी। दो बड़े यूनियनों का 28 दिसंबर को प्रदर्शन। बैंकों को नकदी आपूर्ति में पारदर्शिता बरतने की मांग। नोटबंदी पर चिदंबरम बोले, हताश सरकार के हताश फैसले। अखिलेश यादव का तंज, 15 दिन में बदल जाते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के टारगेट। चंद्रबाबू नायडू को नहीं मिल रहा समाधान। तुर्की में रूसी राजदूत हत्या मामले में 6 लोग हिरासत में। जांच के लिए अंकारा पहुंची रूस की टीम। संयुक्त राष्ट्र में उठाएगा मुद्दा। टीम इंडिया की इंग्लैंड पर सबसे बड़ी जीत। चेन्नई टेस्ट सीरीज पर 4-0 से कब्जा। कप्तान कोहली बने प्लेयर ऑफ द मैच। और आइए देखते हैं पहली खबर। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि रिजर्व बैंक के पास पर्याप्त नकदी है और इससे 30 दिसंबर के बाद भी काम चलेगा। लेकिन एसबीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक नकदी की दिक्कत फरवरी तक चल सकती है। वित्त मंत्री ने साफ किया कि पुराने नोट अब एक ही बार में बैंक में जमा कराने होंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नोटबंदी के बाद अपर्याप्त तैयारियों के आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक इस कदम के लिए पूरी तरह से तैयार था। वित्त मंत्री के मुताबिक आरबीआई हर दिन बैंकों को पर्याप्त नकदी भेज रहा है और 30 दिसंबर के बाद भी नकदी की कमी नहीं होगी। उन्होंने 5,000 रुपए से अधिक के पुराने नोट एक बार ही बैंक में जमा कराने वाले नियम का भी बचाव किया। वित्त मंत्री ने कहा कि पुराने नोट से सभी लेन देन बंद हो गए हैं, इसलिए एक बार में ही सारी नोट जमा कराना सही है। That up to 30th everybody can deposit his old currency. Now there is no scope further for earning old currency because all exemptions have been phased out. हालांकि एसबीआई की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक फरवरी तक नकदी की किल्लत बनी रह सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर के आखिर तक बंद हुए पुराने नोटों का आधा हिस्सा ही बाजार में आएगा। वित्त मंत्री ने गलत तरीके से पुराने नोट बदलने वाले बैंक अधिकारियों पर कार्रवाई का भी भरोसा दिलाया। जिस बैंक का बार बार नाम आया एक्सिस बैंक, उसकी चेयरपर्सन ने पूरी डिटेल दिए हैं कि बैंक ने भी अपने ऑफिसर्स को कईयों को आइडेंटिफाई किया है जिनको इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज नहीं पकड़ पाई थी और ट्रांजिएंट पीरियड में उनको सस्पेंड भी कर दिया है। वित्त मंत्री ने 2 करोड़ तक के टर्नओवर वालों के लिए राहत का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल और बैंक के जरिए भुगतान लेने वाले ऐसे व्यापारियों की अनुमानित आय 8% की जगह 6% ही मानी जाएगी। अगर आप डिजिटल मोड के तरफ ट्रांजैक्शन करोगे तो इस साल आपको टैक्स उसी हिसाब से कम देना पड़ेगा। कई ट्रेडर्स को लगभग इसका टैक्स एडवांटेज 30% से ऊपर जाकर टैक्स एडवांटेज पड़ता है। इससे पहले वित्त मंत्री ने बैंक और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ बजट पूर्व बैठक भी की। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नोटबंदी पर एनडीए के घटक दलों में नाराजगी बढ़ती जा रही। शिवसेना के बाद टीडीपी ने भी आधी अधूरी तैयारियों पर सवाल खड़े किए। आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि 40 दिन बाद भी दिक्कतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। कांग्रेस उपाध्यक्ष ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री के वादों में अब किसी को भरोसा नहीं रहा। वहीं बैंक यूनियन ने भी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। नोटबंदी का समर्थन करने वाले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का रुख बदल गया है। विजयवाड़ा में उन्होंने पार्टी सांसदों और विधायकों की बैठक में कहा कि नोटबंदी हमारी ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन ये हुआ। 40 दिन से अधिक बीत जाने के बावजूद समस्याएं बनी हुई हैं और इनका समाधान नहीं मिला है। मैं हर दिन 2 घंटे समाधान तलाशता हूं, लेकिन अब तक सफल नहीं हो पाया हूं। चंद्रबाबू नायडू नोटबंदी की दिक्कतों का समाधान खोजने के लिए बनी केंद्र समिति के प्रमुख भी हैं। उधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने नोटबंदी के बाद बार बार नियमों के बदलाव पर तंज कसा। देश की अर्थव्यवस्था को पीछे किया है, गरीब किसान उसके सामने संकट पैदा किया है। दुनिया में जितने मुल्कों ने इस तरह का फैसला लिया उनकी अर्थव्यवस्था पीछे गई।
हम तो आगे बढ़ने वाले लोग थे, कहाँ हमें पीछे धकेल दिया। कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी हर दिन नियम बदलने पर सवाल उठाया। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि ये हताश सरकार के हताश फैसले हैं। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने डिपॉजिट के लिए नए नियम बनाए और वित्त मंत्री ने इसका खंडन किया। नागरिक किस पर विश्वास करें, दोनों की साख नहीं बची है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि 30 दिसंबर तक आप अपना पैसा बदल सकते हो। सरकार ने कल कहा कि नहीं, आप 30 दिसंबर तक नहीं बदल सकते हो। तो नरेंद्र मोदी जी के जो शब्द हैं उनमें कोई वजन नहीं बचा है, वो खोखले हैं। इस बीच बिहार में जन अधिकार पार्टी के समर्थकों ने कई जगहों पर ट्रेनें रोकी और नोटबंदी का विरोध किया। पार्टी प्रमुख पप्पू यादव ने बेनामी संपत्ति गरीबों में बांटने की मांग की। बेनामी संपत्ति की जांच करके उस बेनामी संपत्ति को आप लाएं और गरीबों में बांटो। बैंक यूनियनों ने भी नोटबंदी से बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों को हो रही दिक्कतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन 28 दिसंबर को प्रदर्शन करेंगे। दोनों संगठनों ने सभी बैंक शाखाओं और एटीएम में नकदी की पर्याप्त आपूर्ति करने को कहा और ऐसा नहीं होने तक बैंकों से नकदी देने का काम बंद करने की मांग की। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मसले पर बातचीत करने के लिए सीएम वासुदेव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि पूर्व सचिव हैं। सीएम वासुदेव साहब, सबसे पहले तो जिस तरीके से ये जो नए नियम आए हैं और आज जिसका जिक्र वित्त मंत्री महोदय ने किया है, कारोबारियों के लिहाज से 8 की बजाय 6% टैक्स की बात, यानी कि उनकी जो सेल्स हो की, किस तरीके से इसे देखा जाए और जो इसका मकसद है वो असल में क्या है? नहीं, देखिए, अब ये तो बदलती हुई परिस्थितियां हैं। सरकार का ये अनुमान था कि जो 15 लाख करोड़ के लगभग नोटबंदी में जो नोट डिमोनेटाइज किए गए हैं, उनमें से काफी हद तक लोग नोट वापस नहीं आएंगे, 3-4 लाख करोड़ के लगभग। मगर ऐसा अनुमान उनका सही नहीं निकला। ऐसा लगा कि जिन लोगों के पास काला धन है वो कई तरीके अपना रहे हैं, नए नए खाते खोल के, फर्जी खाते खोल के, दूसरे लोगों के खातों में पैसा जमा करके, और इस सिस्टम को जो है बीट करने का काफी प्रयास कर रहे हैं। तो सरकार, यही मैं समझ रहा हूँ कि बार बार जो नियम नए ला रहे हैं, वो ये जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं सिस्टम को बीट करने को, उसको कैसे रोका जा सके। और ये जो आज भी, कल भी जो इन्होंने निर्णय लिया, वो भी मैं समझता हूँ उसी श्रृंखला का एक अंग है कि कैसे लोग जो सिस्टम के बाहर जाके अपने ये ब्लैक मनी के जो नोट्स हैं उनको वाइट करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको कैसे रोका जाए, इसके ऊपर सरकार बार बार प्रयास कर रही है। लेकिन सर, जिस तरीके से नए नियम आ रहे हैं और जो सरकार का एक पूरा, मैं कहूँ कि जो लक्ष्य था काले कारोबार, यानी कि जो ब्लैक इकोनॉमी को लेकर, अगर वो आंकड़े अब कहीं उस आंकड़े से थोड़ा बहुत डेविएशन तो समझ में आता है, लेकिन अगर उससे बहुत ज़्यादा फर्क, यानी कि जो नोटबंदी के बाद पुराने नोट जमा हो रहे हैं उनका आंकड़ा उस आंकड़े के करीब पहुंचता है जो सरकार कह रही थी, तो फिर इस पूरी कवायद का जो मकसद है, क्या वो बेमानी सा होता दिखेगा? और इसमें एक बड़ा खर्चा भी हुआ, परेशानियां अलग। नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा कि मकसद पूरा नहीं हुआ। मकसद तो देखिए, अगर जिसके पास काफी सारा काला धन है, अपने रखा हुआ है, उसने संभाल के कहीं बक्सों में बंद के या जहाँ भी रखा है, तो वो उससे ये उम्मीद करना कि वो सारा जो नोट उसके पास करेंसी है वो सारे जला देगा या फेंक देगा या बर्बाद होने देगा, ये भी अनुमान अपनी जगह सही नहीं था। तो उसने अपने अपने प्रयास किए हैं किस तरीके से सिस्टम को बीट कर सके, किस तरीके से अपने जो ब्लैक मनी उसके पास है उसको कैसे वो बैंकिंग सिस्टम में लाए। तो वो अपने प्रयास कर रहा है, सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रही है कि उसको कैसा रोके जा सके। अब अगर नियम बने हैं, किसी ने फर्जी खाते खोले हैं या जो निर्देश है उनसे अधिक कहीं कहीं जनधन अकाउंट्स में जमा किए हैं, तो ये तो अब इन्वेस्टिगेशंस होंगी, उससे पता लगेगा कि कितने लोगों ने। लेकिन हर रोज कुछ नए नोटिफिकेशन या नए नियमों के बाद आम जनता और मैं कहूं कि बैंकों में भी काफी कंफ्यूजन है। आज के ही कई जगहों से खबरें आई
जहां पर बैंक्स ने उन कुछ लोगों को वापस कर दिया क्योंकि उनके पास 5,000 से ज्यादा के पुराने नोट थे। अब ये देखिए, ये तो बहुत ही गड़बड़ की बात है। सरकार को ये सही करना चाहिए था, रिजर्व बैंक को भी सही करना चाहिए था। रिजर्व बैंक की नोटिफिकेशन और सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन या जारी किया गया प्रेस रिलीज वगैरह, उन दोनों में काफी थोड़ा मतभेद रहा। सरकार ने तो ये कहा कि 5,000 से ज्यादा नोट के अगर कोई जमा करेगा वो एक ही दफा आप कर सकता 30 दिसंबर तक। रिजर्व बैंक की नोटिफिकेशन में वो इतना स्पष्ट तरीके से नहीं कहा गया। ये भी कहा गया कि जिसका KYC का नहीं है बैंक का खाता, उसमें नहीं जमा कर पाएगा। तो ये विरोधाभास दोनों के जो पब्लिक रिलीजेस हुए हैं वो आया है, जो मैं समझता हूँ अच्छी बात नहीं है। इससे बैंकों में भी, कर्मचारियों में भी कंफ्यूजन है, आम जनता में भी कंफ्यूजन है। तो ये तो बहुत जल्दी सरकार को, मैं समझता हूँ आज नहीं तो कल ही इसको स्पष्ट करना देना चाहिए कि नियम क्या है और इस नियम का मकसद भी जनता को बताना चाहिए। देखिए, ये बहुत जरूरी है कि लोग ये भी समझ सकें कि सरकार इस प्रकार के नियम क्यों बना रही है और उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, जाके बैंक मैनेजर भी क्लियर हो क्या करना है। अब उसको अगर अनुमान से ही निर्णय लेना है, एक बैंक मैनेजर कुछ करेगा, दूसरा कुछ करेगा, ये तो मैं समझता हूँ बहुत ही अफसोसजनक बात है। क्योंकि दिक्कत ये आ रही है कि आम आदमी जो है, जो कदम के साथ तमाम परेशानियों के बावजूद खड़ा दिख रहा था, अब जब वो नए नियमों से परेशान हो रहा है या फिर बैंक सही तरीके से उसको ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं, उसके पास कोई विंडो भी नहीं जहाँ पर वो शिकायत करे। मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ कि नियम जो नए नियम बनाना, कोई ऐसे मिड कोर्स चेंजेस करना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि नई नई चीजें सामने आती हैं तो उसका मुकाबला करना पड़ता है। मगर उसमें स्पष्टता होनी चाहिए नियम में, उसमें कोई विरोधाभास नहीं होना चाहिए और लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि ये नियम में बदलाव किस कारण से किया जा सका है। जाके जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, ऑनेस्ट बैंक अकाउंट होल्डर है, वो समझ सके और उसको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अगर ये स्पष्ट नहीं होंगे और लोग कोई, सरकार को इसके बारे में कोई स्पष्ट जानकारी भी नहीं देगी, ये तो अच्छी बात नहीं है। ये तो पूरी जो डिमोनेटाइजेशन की पॉलिसी, उसका कार्यान्वयन में बहुत बड़ी कमियां देखने आई हैं। ये उस कमियों का एक श्रृंखला में एक और भाग है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वासुदेव सर, आपने इस पूरे मसले पर तमाम तकनीकी बातें सामने रखी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बहुत अहम है कि जिस तरीके से 5,000 का जो नियम आया, उसके बाद आज दिन भर कई अलग अलग इलाकों से, राज्यों से खबरें आई कि कई लोगों को बैंक ने वापस भेज दिया कि 5,000 से ज़्यादा के नोट वो जमा नहीं करा सकते। जबकि RBI के मुताबिक, यानी सरकार का जो नियम था उसके मुताबिक, अगर आप 5,000 से ज़्यादा के नोट जमा कराने जाते हैं तो बैंक डिनाई नहीं करेगा। हालांकि वो लिखित में आपसे उसकी एक जवाबदेही तय करने के लिए आपसे रिटर्न में कुछ ले सकता है, लेकिन बैंक इस तरीके की कार्रवाई करते आज पाए गए हैं। फिलहाल पहली खबर में इतना ही। वक्त ब्रेक का, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। विजय लक्ष्मी पंडित, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष, देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री, भारतीय संविधान सभा की सदस्य, लोकसभा में फूलपुर सीट की नुमाइंदगी, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में देश का प्रतिनिधित्व। विजय लक्ष्मी पंडित के नाम है उपलब्धियां अनेक। नेहरू परिवार की ये सदस्य है देश की सफलतम राजनीतिज्ञों में से एक। वित्त मंत्री ने कहा है कि रेल यात्रियों को अपनी सेवाओं के लिए पूरा भुगतान करना चाहिए। उन्होंने रेलवे में लोक लुभावने वादों की जगह बड़े सुधारों की तरफ संकेत दिया है। वित्त मंत्री का बयान ऐसे वक्त आया जब रेल बजट को आम बजट के साथ मिला दिया गया है। अगले साल आम बजट के साथ ही रेल बजट भी पेश करने वाले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने रेलवे में बड़े बदलावों की तरफ संकेत किया है। रेलवे में अकाउंटिंग रिफॉर्म पर एक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि रेल यात्रियों को अपनी सेवाओं का पूरा भुगतान करना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि लोक लुभावन वादों की जगह रेलवे को आधुनिक बनाना उनकी प्राथमिकता में शामिल होगा। Populism requires that I require consumers not to pay for the services that they receive. And therefore any establishment will start crumbling under its own weight and its own contradictions.
रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने भी कहा कि अकाउंटिंग रिफॉर्म के साथ जवाबदेही से रेलवे का काम और अच्छा होगा। We are not been maintaining accounts to display something what was a desired outcome of that particular expenditure and whether we have been able to reach to that destination or not. फिलहाल रेलवे को यात्री किराए की मद में खासा घाटा हो रहा है। अगर रेलवे किसी यात्रा पर 100 रुपए खर्च करता है तो महज 57 रुपए ही वसूल पाता है, यानी उसे 43 रुपए का घाटा होता है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं। उन्होंने आज कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 45 मिनट तक चली। पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले ये मुलाकात अहम मानी जा रही है। इससे पहले 28 नवंबर को नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं। सिद्धू की पत्नी के साथ पूर्व हॉकी खिलाड़ी परगट सिंह भी कांग्रेस में शामिल हुए थे। चंडीगढ़ के नगर निगम चुनाव में बीजेपी अकाली गठबंधन को भारी जीत मिली है। 26 वार्ड में से 21 सीटों पर इस गठबंधन के प्रत्याशियों को जीत मिली। इनमें बीजेपी के खाते में 20 जबकि शिरोमणि अकाली दल के पास 1 सीट आई। कांग्रेस के हिस्से में महज 4 सीटें आई हैं। वहीं 1 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार को जीत मिली है। इस जीत को नोटबंदी से जोड़ते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि जनता हर जगह फैसले का स्वागत कर रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि चंडीगढ़ के स्थानीय चुनाव के नतीजे को नोटबंदी से जोड़ना गलत है। सरकार ने किसानों के कर्ज भुगतान के लिए राहत का ऐलान किया है। समय पर कर्ज चुकाने वाले किसानों को 60 दिन का अतिरिक्त समय मिलेगा। ये योजना उन किसानों के लिए है जिनको 1 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच कर्ज चुकाना है। दरअसल किसान 1 साल तक के लिए 3 लाख रुपए कर्ज ले सकते हैं। इस पर 7% की दर से ब्याज मिलता है। अगर कर्ज समय पर चुकाया जाता है तो ब्याज 4% की दर से ही देना होता है। किसान संगठनों ने गेहूं आयात शुल्क 40% करने की मांग की है। भारतीय किसान यूनियन का आरोप है कि आयात शुल्क खत्म करने के फैसले से किसान तबाह हो जाएंगे। इन संगठनों ने स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू करने के साथ कर्ज माफ करने की मांग की है। दिल्ली के पंजाब भवन में जुटे किसान नेताओं का मानना है कि नोटबंदी ने किसानों की कमर तोड़ दी है। कई संगठनों से जुड़े इन नेताओं ने गेहूं पर आयात शुल्क खत्म करने के फैसले की निंदा की। किसान नेताओं ने कहा कि ये फैसला गेहूं की बुआई समाप्त होने के बाद लिया गया है। आयातित गेहूं देश में तब आएगा जबकि किसानों की फसल कट रही होगी। ये ड्यूटी घटा के इन्होंने बाहरले व्यापारी नूं या व्यापार इत्थे दे व्यापारी बाहरों लियाउण दी इजाजत देती है ते इत्थे जब सरप्लस है तो बाहरों मंगाउण दी कोई लोड़ नहीं। किसान संगठनों ने आरोप लगाया है कि नोटबंदी के बाद उपज औने पौने दामों में बिक रही है। किसानों के खाते सहकारी बैंकों में हैं, जहां पुराने नोट जमा करने पर पाबंदी है। ऐसे में किसानों का कर्ज तुरंत माफ होना चाहिए। आज किसान जो कर्जाई है वो जमीन किसान सरकार की गलत नीति की वजह से है। किसान को एक दफे कर्जा मुक्त किया जाए, टोटल लोन उसके माफ किए जाए, खत्म किए जाए, उसके उसे कर्जा मुक्त किया जाए। किसान नेताओं ने गन्ना किसानों को तुरंत राहत देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि किसानों के मसले 14 मंत्रालयों से जुड़े हैं। इस नाते सबकी साझा बैठक बुलाकर प्रधानमंत्री को अपनी पहल करनी चाहिए। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। भारत और किर्गिस्तान के बीच आज 6 समझौतों पर दस्तखत किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति के बीच आतंकवाद, आपसी व्यापार बढ़ाने समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय निवेश करार करने पर भी सहमति बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति अल्माज़बेक अतामबाएव के बीच हुई शिखर वार्ता में आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। चर्चा के दौरान रक्षा और आपसी व्यापार को और बढ़ाने पर भी जोर दिया गया। दोनों नेताओं की मौजूदगी में 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें पर्यटन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना, कृषि, खाद्य सुरक्षा और विकास, सूचना तकनीक और संस्कृति क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना शामिल है। We will work to strengthen bilateral trade and economic linkages and facilitate greater people-to-people exchanges. We will encourage industry and business on both sides
to play a leading role in exploiting opportunities. С которым вы встречаете нашу делегацию и меня. И я надеюсь, что то, что сегодня связывает две страны, а здесь уже уважаемый दोनों नेताओं ने रक्षा क्षेत्र में सहयोगात्मक संबंधों की भी समीक्षा की। दोनों देशों के बीच अगले साल किर्गिस्तान में संयुक्त सैन्य अभ्यास और द्विपक्षीय निवेश को लेकर भी सहमति बनी। साथ ही चाबहार बंदरगाह के रास्ते व्यापार पर भी जोर दिया। इससे पहले राष्ट्रपति अतमबाएव का राष्ट्रपति भवन में औपचारिक स्वागत किया गया। उन्होंने उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मुलाकात कर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। राष्ट्रपति अल्माज बेग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि राजघाट भी गए और श्रद्धा सुमन अर्पित किए। चीन की पश्चिमी सीमा पर स्थित किर्गिस्तान भारत के लिए रणनीतिक रूप से काफी अहम है और किर्गिस्तान के लोग भी अपनी विकास जरूरतों के लिए सिर्फ चीन पर आश्रित नहीं रहना चाहते। राज्यसभा टेलीविजन के लिए कैमरा पर्सन डीके पांडे के साथ दिल्ली से अखिलेश सुमन। मणिपुर में हालात अब धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। सुधार पश्चिमी इम्फाल और पूर्वी इम्फाल जिले में हो रहा है, जहां पर कर्फ्यू में 9 घंटे की ढील दी गई। रविवार को तनाव और हिंसा के बाद इम्फाल में एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लगाया गया था। इस बीच केंद्र सरकार ने वहां कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 4000 अर्धसैनिक बलों को रवाना किया है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की बैठक कर हालात का जायजा लिया। बैठक में 1 नवंबर से 2 राष्ट्रीय राजमार्गों पर जारी आर्थिक नाकेबंदी को खत्म किए जाने पर चर्चा हुई। तुर्की में रूसी राजदूत की हत्या मामले में 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। रूस ने तुर्की से इस हमले की साजिश रचने वालों को बेनकाब करने की मांग की है। इस बीच जांच के लिए रूसी टीम अंकारा पहुंच चुकी है। मामले को रूस अब संयुक्त राष्ट्र में भी उठाएगा। रूस और सीरिया में चल रहे युद्ध में राष्ट्रपति बशर अल असद की सरकार का समर्थन कर रहा है, जिसे लेकर तुर्की और रूस के बीच तनाव है। इस बीच अंकारा में अमेरिकी दूतावास के बाहर फायरिंग के बाद मिशन को एहतियातन बंद कर दिया गया। तुर्की में रूसी राजदूत आंद्रे कार्लोफ की हत्या की विश्व समुदाय ने निंदा की है। यह हत्या ऐसे वक्त में हुई है जब सीरिया में शांति बहाली की कोशिशें जारी हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तय्यप एर्दोगान ने कहा कि यह हमला दोनों देशों के संबंधों को खराब करने के मकसद से किया गया। Ülkemizdeki Rusya Federasyonu Büyükelçisi nezdinde özellikle Türkiye'ye, Türk devletine ve Türk milletine karşı yapılmış bir saldırı olarak değerlendiriyorum. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे उकसावे वाली कार्रवाई बताया है। उन्होंने कहा कि तुर्की और रूस के बीच सामान्य हो रहे संबंधों और सीरिया की शांति प्रक्रिया में रुकावट पैदा करने के लिए ऐसा किया गया है। पुतिन ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और मजबूत होगी। Провокация, направленная на срыв нормализации российско-турецких отношений и на срыв мирного процесса в Сирии, который активно продвигается Россией, Турцией, Ираном. संयुक्त राष्ट्र महासचिव बान की मून ने इसे कायरतापूर्ण कार्रवाई करार दिया। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हत्या की निंदा की है। उन्होंने आईएस और दूसरे आतंकवादियों का खात्मा करने का संकल्प लिया। अमेरिका ने मामले की जांच में मदद की पेशकश की है। I'd like to offer my deepest condolences to a Russian delegation following the assassination of their colleague Ambassador Andrei Karlov in Ankara earlier today. I condemn this senseless act of terror for which there can be no justification. The United States condemns the assassination today in Ankara of Russian Ambassador Andrei Karlov. Our thoughts and prayers are, of course, with his loved ones, with the Russian people, and with all the other victims. भारत ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है। तुर्की में रूस के राजदूत आंद्रे कार्लोव पर राजधानी अंकारा में उस वक्त हमला किया गया जब वो एक कला प्रदर्शनी देखने गए थे। कार्लोव हमले में बुरी तरह घायल हो गए थे और बाद में उन्होंने दम तोड़ दिया। पुलिस ने हमलावर को भी मार गिराया। हमलावर की पहचान 22 साल के मेवलूत मर्द अदिंटास के रूप में हुई, जो अंकारा के दंगारोधी पुलिस का सदस्य था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। जर्मनी की राजधानी बर्लिन के एक क्रिसमस बाजार में ट्रक से कुचलकर 12 लोगों की
आतंकवादियों ने हत्या कर दी है, ऐसी आशंका जताई गई है। जांच एजेंसियां इसे आतंकी हरकत मानकर अब तहकीकात कर रही हैं। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा कि फिलहाल ये आतंकवादी हमला ही लगता है। पुलिस ट्रक चालक को तलाश कर रही है। ट्रक का रजिस्टर्ड ड्राइवर पोलैंड का नागरिक था, जो कि मृत मिला है। जुलाई में फ्रांस के नीस शहर में ऐसे ही हमले में 86 लोगों को एक ट्रक ने रौंद दिया था। जर्मनी में इस्लामिक स्टेट ने पहले भी कई हमलों को अंजाम दिया है। चेन्नई टेस्ट मैच जीतकर भारत ने सीरीज पर 4-0 से कब्जा कर लिया और ये इंग्लैंड पर भारत की सबसे बड़ी सीरीज जीत है। चेन्नई टेस्ट में भारत ने इंग्लैंड को एक पारी और 75 रनों से हरा दिया। टीम इंडिया पिछले 18 मैचों से अपराजित है। चेन्नई टेस्ट जीतकर टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया है। 5 मैचों की सीरीज में भारत ने इंग्लैंड को 4-0 से हरा दिया है। इंग्लैंड के खिलाफ भारत की यह सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज जीत है। चेन्नई टेस्ट के आखिरी दिन इंग्लैंड की दूसरी पारी 207 रनों पर सिमट गई। इसमें सबसे बड़ा योगदान रविंद्र जडेजा की फिरकी का रहा। जडेजा ने इंग्लैंड के 7 बल्लेबाजों को पवेलियन की राह दिखाई। पहली पारी में भी जडेजा को 3 विकेट मिले थे। ये पहला मौका है जब जडेजा को किसी टेस्ट में 10 विकेट मिले हों। I feel it was a complete series for us, and everyone contributed at different times, and especially the lower order contribution is something that stands out for me, in this particular series. तीसरी शतक लगाने वाले करुण नायर को प्लेयर ऑफ द मैच, जबकि कप्तान विराट कोहली को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। कोहली ने इस सीरीज में बेहतरीन कप्तानी के साथ 655 रन भी बनाए। सीरीज जीतने में ऑफ स्पिनर अश्विन की भूमिका भी महत्वपूर्ण रही। अश्विन ने 5 मैचों में 28 विकेट लिए। इस साल भारत की ये 9वीं टेस्ट जीत है। इसके साथ ही भारत 18 मैचों से कोई मैच नहीं हारा है। यह करीब 30 साल बाद मुमकिन हुआ है। इससे पहले 1986-87 में भारत 17 मैचों में अजेय रहा था। भारत को इंग्लैंड के साथ 15 जनवरी से 3 वनडे और 3 2020 मैच भी खेलने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।